हेलो स्टूडेंट्स, लर्न टू क्रैक के इस वीडियो लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के एक नए टॉपिक और ये टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। देखिए, इस फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति को समझने से पहले हम इसके कुछ अन्य पहलुओं की बात करते हैं। देखिए, जैसे जैसे आधुनिक जो विश्व है उसमें लोकतंत्र का उदय हुआ या लोकतंत्र के साथ में ही एक अवधारणा आई पब्लिक वेलफेयर स्टेट की, या आप कहें कि लोक कल्याणकारी राज्य, यानी अब यह माना गया कि सरकारों का काम सिर्फ टैक्स वसूलने या कानून या व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ही नहीं है, उसका काम है जनता के हितों के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करना। तो ऐसे स्टेट को कहा गया पब्लिक वेलफेयर। और आज हम आधुनिक सरकारों में देखते हैं कि बहुत सारी जो जिम्मेदारी है अपने जनता से संबंधित वो सरकारों पर आ गई। जैसे सरकार जो है वो क्या क्या कार्य करती है आजकल, इसमें अगर आप देखें तो सरकार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचनाएं जैसे पुल वगैरह, सड़कें वगैरह बनवाना, ठीक है, इसी तरह से गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के कार्यक्रम या फिर रक्षा या बहुत सारे अन्य कार्य करती है। तो सरकार या आप कहें कि लोक कल्याणकारी राज्य की एक बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, लेकिन इन कार्यों में कुछ पैसा या एक तरह से आप कहें कि धन भी खर्च होता है, जिसे हम कहते हैं वित्त। आप यूं कह सकते हैं कि मुद्रा के उपयोग का जो अधिकार है वो वित्त है। खैर, इसे आप जो है वो मुद्रा या धन से संबंधित मान सकते हैं। तो इस लोक कल्याणकारी खर्चों में जो कुछ भी एक तरह से सरकार का पैसा लगता है, या आप कहें कि सरकार जो है वो एक तरह से इसमें जो वित्त लगाती है, वो पैसा बेसिकली आया जो है इस प्रकार से जनता के थ्रू है, या आप कहें कि इस पैसे को हम जो है वो इस प्रकार से सार्वजनिक जो है धन या वित्त कह सकते हैं। और सरकार में चूंकि ये जो खर्चा किया है उसे हम सार्वजनिक खर्च या सार्वजनिक व्यय कह देते हैं, क्योंकि सरकार सबकी है, इसलिए सरकार के साथ में या राज्य के साथ में एक शब्द जुड़ जाता है सार्वजनिक। अब सरकार ये सब जो काम कर रही है यानी खर्च कर रही है इन सारी व्यवस्थाओं में, तो कहीं ना कहीं से सिर्फ पैसा या वित्त आना भी तो चाहिए, बिकॉज बिना एक तरह से लगातार इनपुट के ये काम कब तक हो सकते हैं। इसीलिए सरकार की आय के जो साधन है, जैसे कर है, लोक उद्यम है, शुल्क, जुर्माना या सार्वजनिक ऋण वगैरह, या कोई अन्य जो भी तरीके सरकार जो इस प्रकार से अपने आय को बढ़ाने के लिए यूज करती हो, तो बेसिकली जो एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य है या जो भी आप कहें कि आधुनिक सरकारें हैं, उनका ये जो आय और व्यय का जो भी एक तरह से आय या व्यय से संबंधित जो भी नीति है उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। तो राजकोषीय नीति के बारे में एक सिंपल सी परिभाषा है कि ये जो है वो सरकार की या राज्य की आय और व्यय से संबंधित नीति है, और इसमें वो ऋण भी आ जाते हैं जो सरकारें लेती हैं। अब अगर हम फिस्कल शब्द की उत्पत्ति देखें तो देखिए, फिस्कल जो है वो कि यूनानी भाषा के एक शब्द फिस्क से बना है, और इसका अर्थ होता है टोकरी या कोई भी बास्केट या डलिया। तो ये टोकरी बेसिकली सरकारी खजाने को व्यक्त करती है, यानी सरकार के पास में जो भी कोष है उसे हम राजकोष कह देते हैं, और इससे संबंधित जो भी नीति होगी वो राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी कहलाएगी। तो एक परिभाषा है कि राजकोषीय नीति आर्थिक नीति का वह हिस्सा है जो कि मुख्यतः सरकार के आय तथा व्यय से संबंधित है। इसमें सरकार विभिन्न स्रोतों से जो भी उधार लेती है वो भी शामिल है, यानी सरकार के पास में पैसा आएगा जो सरकार की आय है, और सरकार इससे जो भी लोक कल्याणकारी कार्य करेगी, जैसे हम पब्लिक वेलफेयर जो वर्क्स हैं उनको शामिल करेंगे, इसे हम सार्वजनिक व्यय कहेंगे। तो ये आय और व्यय से संबंधित जो नीति है वो राजकोषीय नीति कहलाती है, और इसमें सरकार जो इस प्रकार से ऋण लेगी, ठीक है, अलग अलग स्रोतों से, वो भी इसमें जो है वो शामिल किया जाएगा। कई बार एक परिभाषा और भी दी जाती है कि सार्वजनिक व्यय या आप कहें कि करारोपण और जो सार्वजनिक ऋण तथा हिनार्थ प्रबंधन से जो संबंधित जो नीति है वो राजकोषीय नीति कहलाती है। एसेंस वही है, इसे सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि आय और व्यय से संबंधित नीति, और इसमें सार्वजनिक ऋण भी शामिल होते हैं। अब अगर हम देखें कि फिस्कल पॉलिसी के प्रमुख अंग या घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें तीन महत्वपूर्ण जो घटक हैं वो हम रख सकते हैं। एक है करारोपण, यानी जो भी टैक्सेशन, सरकार जो भी टैक्स लगाएगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये सरकार की आय का एक साधन है, ठीक है। अब इससे जो भी पैसा आएगा अलग स्रोतों से भी, उससे सरकार जो भी लोक कल्याणकारी कार्य करेगी उसे हम सार्वजनिक व्यय कहेंगे, क्योंकि सरकार सबकी है, इसलिए सरकार द्वारा किए गए कार्य जो है वो सार्वजनिक कार्य कहलाते हैं।
तो सार्वजनिक व्यय करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी। और अगर मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और ज्यादा वित्त वगैरह की जरूरत है, तो उसके लिए सरकार क्या कर लेगी, सार्वजनिक ऋण लेगी। तो इस प्रकार से जो राजकोषीय नीति है, इसके 3 प्रमुख घटक माने जाते हैं। अब देखिए छोटा सा पॉइंट बीच में और देख लेते हैं कि सरकार की आय के स्रोत जो मुख्यतः जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं। देखिए राज्य या सरकार के पास में जो आय के स्रोत है, वो एक तो है कर, यानी सरकार जो टैक्सेशन करती है, कर लगाती है, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के कर हो सकते हैं। इनकी आगे हम करों वाले टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके अलावा सरकार जितने भी शुल्क या जुर्माना लगाती है, जैसे मान लीजिए कि रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट चालान या इस तरह से दूसरे जितने भी शुल्क वगैरह या अदालतें जो भी जुर्माना वगैरह लगाती हैं, तो वो भी एक तरह से सरकार की आय का स्रोत है। हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो भाग है वो यहां से भी आता है। उसके अलावा सरकार की जो कंपनियां या उद्यम है, जैसे पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह, बड़ी जो कंपनियां हैं, सेल भेल वगैरह, ठीक है, इनसे जो भी आय या आमदनी होती होगी, जैसे मान लीजिए कि इसरो वगैरह है, वो कोई इस तरह से स्पेस का कोई इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे देश को बेचते हैं, तो उससे भी जो भी फायदा उन्हें होगा वो भी एक तरह से सरकार की आय होगी। उसके बाद में सार्वजनिक ऋण जो है वो कई तरीके से लिए जा सकते हैं। जैसे एक तो देश के अंदर भी लिए जा सकते हैं और देश के बाहर भी। आगे हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि सार्वजनिक ऋण जो है वो किस तरह से जो है लिए जा सकते, या सॉरी सार्वजनिक ऋण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सभी जो है वो सरकार की आय के मुख्य स्रोत हैं। अब देखिए सरकार के पास में जो आय हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि आय होते ही इसको सीधा जो है वो सार्वजनिक व्यय में लगा देना है या सीधे जो है वो एक तरह से खर्च कर देना है। ये जो आय हुई है सरकार के पास में, जो भी पैसा आता है, जो भी वित्त आता है, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है। उनको रखने के लिए कुछ कोष, कुछ निधियां बनाई गई है। आइए देखते हैं वो निधियां कौन कौन सी है। अब सरकार को जो भी आमदनी होती है, कर या गैर कर या अन्य तरीकों से, उनको रखने के लिए 3 कोष भारत के संविधान में बताए गए हैं। और ये 3 कोष कौन कौन से, उन 3 सब में क्या अंतर है, उस पर देखिए बात करते हैं। देखिए इन सबको कहा जाता है निधियां या फंड्स, और ये मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। संचित निधि या आप कहें कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है लोक लेखा या इस तरह से पब्लिक अकाउंट, और तीसरा है आकस्मिक निधि या कंटीजेंसी फंड। देखिए तीनों के अलग अलग पर्पज हैं, तीनों के अलग अलग जो एक तरह से पैसा निकालने के तरीके हैं। तो वो क्या है, देखिए इसका वर्णन, संचित निधि का वर्णन जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) में दिया गया है। और इसमें भारत सरकार की जो संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां हैं, यानी ऐसी प्राप्तियां जो एक बार जब सरकार के पास में आ जाएगी तो उन्हें सरकार को किसी को लौटाना नहीं है, ठीक है। इसमें जैसे सरकार जो भी कर वगैरह से जो पैसा लेती है, या सरकार को जो शुल्क या अनुदान के जरिए जो भी पैसा मिलता है, या फिर इस प्रकार से मान लीजिए कि किसी को ऋण दिया हुआ था, ठीक है, किसी देश को ऋण दिया हुआ था, वहां से जो है ऋण वापस आ गया हो, ठीक है, तो ऋणों की वसूली भी इसी में शामिल है। और ये सारी प्राप्तियां जो है उस प्रकार से संचित निधि में रखी जाती है, और ये जो है वो संसद के अधीन रहती है। यानी अगर इसमें से पैसा निकालना है, क्योंकि बहुत बड़ा फंड है, और इसमें से अगर पैसा निकालना है तो उसके लिए संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। और संसद की अनुमति के लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल या एक विनियोग विधेयक के द्वारा ही सरकार जो है वो इस प्रकार से संसद के सामने ये विनियोग विधेयक रखने के बाद ही सरकार जो है इस संचित निधि से पैसा निकाल सकती है, अन्यथा इस निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। दूसरे प्रकार का जो फंड है, जिसे हम लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट कहते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 266(2) में किया गया है। देखिए इसमें वो पैसा रखा जाता है जो सरकार को मिला है लेकिन वापस लौटाने के लिए, यानी सरकार के पास में पैसा आया और सरकार को भविष्य में उसे वापस लौटाना होगा। यानी इस अवस्था में सरकार यहां पर सिर्फ एक केयर टेकर है उस पैसे की, या आप कहें कि सिर्फ एक बैंकर के रूप में सरकार कार्य कर रही है। जैसे बैंकों में जो लोग पैसा जमा कराते हैं इस उद्देश्य से कि पैसा सुरक्षित है, वक्त पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वो पैसा वापस मिल जाएगा। इसी तरह से डाकघर में जो भी बचत वगैरह जमा करवाई जाती है, इसी तरह से मान लीजिए कि अन्य जितने भी जो एक तरीके से जनता जो है सरकार के पास में पैसा जमा करवाती है, वो सब लोक लेखा में जो है रखे जाते हैं। और ये ऐसी प्राप्तियां हैं जिन्हें बाद में सरकार को लौटाना पड़ता है, ठीक है। और इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है।
यानी कि ये सरकार की एक तरह से वैसी आय नहीं है जिसका वो एक तरह से बाद में उसकी कोई लायबिलिटी या देयता नहीं बनती है। सरकार को एक बार ये पैसा अगर सरकार के पास में आया है तो फिर भविष्य में उसे लौटाना भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सरकार जो है वो एक केयर टेकर। तीसरा देखिए जो है वो आकस्मिक निधि या कंटीजेंसी फंड है। देखिए संचित निधि से पैसा निकालने के लिए एक प्रोसेस है। पहले सरकार को जो है इस प्रकार से एक बिल रखना होगा संसद के सामने, एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक, फिर वो पास होगा, फिर उसमें से जो है वो पैसा निकाला जाएगा या वो पास होने के बाद में संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अचानक से कोई जरूरत आ गई और उस जरूरत को तत्काल पूरा किया जाना जरूरी है, जैसे मान लीजिए कि जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी या इस प्रकार की कोई अन्य कोई घटना हो जाती है जिसके लिए अचानक से फंड की जरूरत है, तो इसके लिए क्या किया गया है कि अलग से एक फंड बना दिया गया है जिसे कहा गया है आकस्मिक निधि या कंटीजेंसी फंड, और इसका वर्णन आर्टिकल 267 में दिया गया है। देखिए ये जो है वो राष्ट्रपति के अधीन रहती है और ये इस ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है जो कि अचानक से आ गई, इसीलिए नाम में जो है आकस्मिक निधि शब्द जोड़ा गया है। और इसको जो है इस तरह से यूज करने के लिए, इसमें से पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, इसे संसद की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। मूल रूप में ये राशि जो है वो पहले 50 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके जो है वो 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे संचित निधि अगर आपके पास में, अगर आप किसी व्यक्ति की तुलना करें तो संचित निधि जैसे मान लीजिए आपका बैंक में रखा हुआ पैसा है, उसे निकालने के लिए आपको एटीएम या इस तरह से चेक वगैरह की जरूरत होगी। लेकिन जो आकस्मिक निधि है वो एक प्रकार से आपके पर्स में रखा हुआ पैसा है, जिसे आप जब चाहें इस तरह से यूज कर सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से। एक बार यूज करने के बाद में संसद को सूचित कर दिया जाता है और संसद की अनुमति से संचित निधि से पैसा लेकर के फिर से आकस्मिक निधि में पैसा जो है वो डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से सरकार के पास में जो भी आय हुई उस आय को 3 अलग अलग प्रकार के खातों में, 3 अलग अलग प्रकार की निधियों में रखा जाता है। अब देखिए सरकार के पास में आय हुई और उसके लिए 3 खाते निर्धारित हैं। अब सरकार क्या करती है, साल दर साल अपने इन आय और व्यय का एक विवरण तैयार करती है और जिसे हम कहते हैं बजट। और बजट जो है वो इस प्रकार से वार्षिक वित्तीय विवरण या आप कहें कि एक साल का सरकार का जो भी आय व्यय का जो भी एक तरह से एस्टिमेट होगा, जो एक अनुमानित उनका एक तरह से प्रारूप होगा, उसी को क्या कहा जाता है, बजट। चलिए बात करते हैं बजट की। देखिए सरकार की समस्त जो आय और व्यय है उससे संबंधित जो नीति है वो राजकोषीय नीति है। लेकिन अगर ये जो आय और व्यय का हिसाब 1 वर्ष के लिए किया जाए तब ये फिर बजट कहलाता है। तो इसलिए बजट का जो एक तरह से अर्थ किया जाता है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी 1 वर्ष के लिए या आगामी जो वित्तीय वर्ष आने वाला है, भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। तो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की जो भी अनुमानित आय और व्यय है उसका ब्यौरा जो है वो बजट कहलाता है। तो सरकार जो है वो इस प्रकार से बजट बनाती है, ठीक है, या आप कहें कि एक अनुमान लगाती है कि अगले वित्तीय वर्ष उसे कितनी आय होगी और उसका जो खर्च है वो कितना होगा या किन किन मदों में कितना कितना खर्च होगा। और ये जो रिपोर्ट है या जिसे हम बजट कहते हैं वो इस प्रकार से राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। ये ऐसा भारत के जो अनुच्छेद या संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है बताया गया है। क्योंकि भारत में संघीय सरकार है तो इसीलिए अनुच्छेद 202 में यही बात जो है वो राज्यपाल के लिए कही गई है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वो सदन के दोनों सदनों के समक्ष इस वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाए। अब देखिए भारत में जो बजट है वो पहले एक तरह से परंपरा थी कि फरवरी के अंतिम वर्किंग डे पर रखा जाता था, अंतिम कार्य दिवस पर रखा जाता था। लेकिन अभी सरकार ने इसमें परिवर्तन करते हुए अब इसे फरवरी की जो है एक स्टार्टिंग में रखा जाना जो है वो तय कर दिया। तो मंथ फरवरी का ही है लेकिन अंतिम से जो है वो प्रारंभ में इसे ले आए हैं। बजट के इतिहास की देखिए, बजट जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द बोझते या बोझेटे से बना है और जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। देखिए शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि 1733 में इंग्लैंड की संसद में वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल जो है वो एक चमड़े के थैले के साथ में पहुंचे और उस चमड़े के थैले में से पेपर्स निकाल करके उन्होंने अपने सरकार की जो भी नीतियां थी उनको संसद के सामने रखा। तो इसी तरह से मजाक में किसी ने कहा कि जो इस प्रकार से चमड़े का थैला खोल दिया गया है और अगले दिन जो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस थी
कि जो बजट वॉज ओपन। तो इसी तरह से इसी के बाद में इस प्रकार से वित्त मंत्री जो भी अपना या अपनी सरकार का जो विवरण है वो जब संसद के सामने रखते हैं तो उसका नाम ही इस प्रकार से बजट रख दिया गया। देखिए, भारत में जो बजट की शुरुआत है या आधुनिक जो बजट की शुरुआत है वो जेम्स विल्सन के द्वारा की गई। जेम्स विल्सन कौन थे? ये लॉर्ड जो कैनिंग की कार्यकारी परिषद के वित्त सदस्य थे। लॉर्ड कैनिंग वही जो भारत के गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय भी थे, और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो उनकी कार्यकारिणी के एक वित्त सदस्य थे, नाम था जेम्स विल्सन। और जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 में भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया था। इसके बाद से भारत में इस प्रकार से साल दर साल जो है बजट प्रस्तुत करने की एक परंपरा जो है वो शुरू की गई, जो आज तक भी चलती। देखिए, इसके बीच में थोड़ा सा परिवर्तन ये आया था कि 1924 में भारत का जो एक तरह से रेलवे बजट है उसे अलग कर दिया गया, जिसे रेल बजट कहा गया, और अन्य सभी मदों के लिए जो बजट बनाया गया जिसे आम बजट कहा गया। और इस प्रकार से दो अलग अलग बजट प्रस्तुत किए जाते थे, एक रेल बजट और दूसरा आम बजट। लेकिन 2016 में फिर से जो है ये प्रक्रिया बदल करके जो है एक ही बजट जो है वो कर दिया गया है, या आप कहें कि रेल बजट को आम बजट में वापस मिला दिया गया है। रेल बजट की हम थोड़ी सी अलग से चर्चा करेंगे। तो ये है बजट का इतिहास। एक पॉइंट आता है अब एक पॉइंट आता है कि बजट जो है वो क्यों जरूरी है या उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है। तो देखिए, बजट के द्वारा जो है इस प्रकार से सरकार की पारदर्शिता बढ़ती है, यानी सरकार जो कुछ भी काम करने जा रही हो उसमें कितना खर्च होने जा रहा है, ये सब जो है इस प्रकार से संसद या आप कहें कि जनता के सामने आ जाता है। फिर इससे सरकार की जवाबदेहिता बढ़ती है। इससे सरकार जो है को संसद के सामने जवाब देना पड़ेगा कि वो इस मद में इतना इतना खर्च करना चाहती है। इसके अलावा आर्थिक नियोजन में भी सहायक है, यानी एक वर्ष की पूरी रूपरेखा सरकार के सामने आ जाती है या संसद के सामने आ जाती है, तो पता लग जाता है कि सरकार जो है वो एक साल में किस प्रकार से इस प्रकार से आर्थिक नीति निर्माण करने वाली है। उसके बाद में सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी होती है, यानी सरकार के जो मुख्य जो कार्य है या आप कहें कि किसी भी सरकार की जो प्रायोरिटीज क्या है वो भी जानने में मदद मिलती है बजट के द्वारा। बजट में जिन मदों को ज्यादा एक तरह से पैसा दिया गया है या उनको ज्यादा इस प्रकार से जो है संसाधन दिए गए हैं, इसका मतलब वो सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। इसके बाद में संसद लोक वित्त पर नियंत्रण रख सकती है। देखिए, बजट क्या है? बजट एक प्रकार से आय व्यय का ब्यौरा है। तो इस लोक वित्त जो कि जनता का पैसा है उसको खर्च करने की जिम्मेदारी तो है सरकार पर, लेकिन सरकार कैसे खर्च कर रही है तो इसकी जानकारी संसद के पास होने का एक तरीका वो है बजट। तो संसद के पास में ये जानकारी रहती है कि सरकार जो पैसा खर्च करने जा रही है वो किस तरीके से जो है खर्च करेगी। तो इस प्रकार से संसद चाहे तो उस लोक वित्त पर जो है कटौती या इस प्रकार से अन्य तरीकों से द्वारा उसमें घटाव या बढ़ाव कर सकती है। तो इस प्रकार से संसद का लोक वित्त पर नियंत्रण रखने का एक जो है तरीका है बजट। देखिए, अब हम बात करते हैं कि बजट के घटक, अवयव या एलिमेंट कौन कौन से हैं या बजट किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। देखिए, बजट के दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है रेवेन्यू से संबंधित और दूसरा है कैपिटल से संबंधित। और इसी आधार पर बजट को जैसे राजस्व बजट और दूसरा पूंजी बजट कहा जाता है। देखिए, ये शब्द जो है वो बार बार बजट की जो भी आप कुछ पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसमें ये बार बार आता है कि पूंजी बजट, राजस्व बजट, ठीक है। और उनके आगे भी फिर चूंकि बजट जो है आय और व्यय का अनुमान है तो उसमें राजस्व आय या प्राप्तियां भी होती है और साथ ही राजस्व व्यय भी होता है। इसी तरह से पूंजीगत जो आय है वो भी उसमें होती है और पूंजीगत व्यय भी होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इन दोनों शब्द को ठीक से समझ लेते हैं तो हम बजट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, इन शब्दों को समझने के लिए जैसे परिभाषा के तौर पर कह दें या समझाने के लिए जैसे कह दिया जाए कि अगर मान लीजिए कि सरकार का कोई ऐसा आय या व्यय है जिसका इन नेक्स्ट जो समय में या एक समय के बाद में जिसका कोई प्रभाव नहीं हो, तो ऐसा आय और व्यय जो है वो राजस्व है, यानी पैसा आ गया, इससे संबंधित कोई जो है अन्य कोई बात इसमें नहीं है, या इस प्रकार सरकार ने पैसा लगा दिया तो उसका आगे जो है उस तरह से कोई लिंक नहीं रहना है। तो इस प्रकार के आय और व्यय जो है वो राजस्व से संबंधित है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि पैसा अगर इस तरह से आए कि कहीं से उधार ले आए, सरकार अगर उधार ले लेती है तो इससे क्या होगा कि पैसा तो आ गया एक बार, लेकिन आगे जो है वो जिससे उधार लिया है उसे वापस देना भी तो पड़ेगा। या इसी तरह से मान लीजिए सरकार के पास में कोई संपत्ति रखी हुई थी, जैसे सरकार की कोई बिल्डिंग या जमीन है, सरकार ने उसे बेच दिया,
तो पैसा तो आ गया, लेकिन वो जमीन या संपत्ति हाथ से चली गई, तो ये भी एक तरह से प्राप्ति तो है, लेकिन कैसी है, पूंजीगत, जिसमें इस प्रकार से या तो संपत्ति जुड़ी हो या भी इस प्रकार से उधार वगैरह की जो देयता है वो इसमें आ गई हो। तो इस प्रकार की जो प्राप्तियां हैं या आय जो है वो पूंजीगत आय या प्राप्ति कहलाएगी। इसी तरह से पूंजीगत व्यय क्या होता है कि एक तरह से सरकार कोई ऐसा खर्च कर दे जिससे जो कोई ऐसी चीज तैयार हो जाए जो आगे फ्यूचर में काम आए या जिससे आगे इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को फायदा हो। देखिए, कहने को तो ये दो परिभाषाएं जो है इस प्रकार से दे दी जाती हैं, लेकिन कई बार समझने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल जो है एक तरह से बनाया है, कोशिश की है कि आपको इससे जो है वो सरलता से चीजें समझ में आ सके। देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो कि शहर से दूर जो है इस तरह से पढ़ाई वगैरह के लिए रहता है। तो अब उसे पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो पैसा उसे किस किस तरीके से आ सकता है, या तो जैसे वो अपने पिता से जो है उस प्रकार से पैसा जो है वो ले ले, तो पिता से जो भी पैसा उसे मिलेगा तो इसे जो है इस प्रकार से पिता को वापस नहीं लौटाना है, ठीक है, इन फ्यूचर नेक्स्ट जो वो अलग बात है, लेकिन एक तरह से पैसा पिता से जो आएगा घर से, उसके बदले में इस तरह से कोई देयता या कोई इस प्रकार से जो है लायबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो पिता से प्राप्त होने वाली आय कैसी है, राजस्व आय। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर ये पैसे को मित्र से उधार ले लेता है तो भी पैसा आएगा, आमदनी तो होगी, लेकिन मित्र को कुछ समय बाद लौटाना भी तो पड़ेगा। तो पैसा आया, लेकिन साथ में क्या आ गई, उधारी आ गई, देयता आ गई कि समय के बाद में या इतने समय के बाद में ये पैसा लौटाना पड़ेगा। तो ये जो आय हुई इसे हम पूंजीगत आय कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गई है, देयता जुड़ गई है। यहां पर कोई देयता नहीं है, इसलिए ये कैसी आय है, राजस्व आय है, ठीक है। फिर देखिए, इसके अलावा इसके पास और क्या तरीका हो सकता है। मान लीजिए उसके पास में एक लैपटॉप है, ठीक है, जो अब ज्यादा यूज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसने सोचा कि इस लैपटॉप को बेच देते हैं और इससे जो है जो भी पैसा मिलेगा उसका उपयोग किया जा सकता है। तो लैपटॉप को अगर बेच दिया जाए तो उससे भी कुछ आमदनी या एक तरह से आय होगी, लेकिन ये आय कैसे हुई है, ये संपत्ति को बेच करके हुई है, अपनी संपत्ति को इस तरह से जो है वो कम करके हुई है। तो इस आय में चूंकि संपत्ति का शरण जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आय कैसी है, पूंजीगत आय, ठीक है। तो पूंजीगत आय जो है इस प्रकार से या तो देयता बढ़ा देती है, आपकी लायबिलिटी बढ़ा देगी, आपको पैसा किसी को देना पड़ेगा, उधार से पैसा ले आइए तो वो भी पूंजीगत आय है, या फिर अपनी संपत्ति बेचकर अगर पैसा आप जुटा लेते हैं तो वो भी कैसी है, पूंजीगत आय, ठीक है। इसी तरह से ऐसी आय जिस पर कोई देयता नहीं जुड़ी है, आपकी संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो आय कैसी है, राजस्व आय। अब इससे उसने क्या किया, देखिए, एक तो मकान मालिक को किराया दे दिया। अब मकान मालिक को किराया दे दिया, लेकिन इससे ना तो कोई एक प्रकार से कोई संपत्ति बनी, क्योंकि अगले महीने तो जो है मकान मालिक फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो व्यय है वो कौन सा है, राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय में क्या होता है कि इस प्रकार से संपत्ति नहीं जुड़ी होती, जो भी आप व्यय कर देंगे वो एक समय के बाद में खत्म हो जाएगा, उससे इन फ्यूचर भविष्य में अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं होने वाला है। दूसरी जो व्यय उसका हो सकता है, मान लीजिए उसने जो भी पैसा जो उसमें मिला उसमें से उसने क्या किया कि कोचिंग आने जाने के लिए एक साइकिल खरीद ली। तो अब देखिए कि व्यय तो हुआ, लेकिन व्यय जो है ऐसी चीज पर खर्च हुआ है जो उसको आगे मदद करने वाली है, इन फ्यूचर उसके जो है वो काम आने वाली है, इसलिए ये व्यय कैसा है, पूंजीगत व्यय। तो इस प्रकार ये जो सारे व्यय हैं यही शामिल होंगे इस प्रकार से बजट में। तो बजट के वही दो भाग है, राजस्व और पूंजी बजट, ठीक है। और इस प्रकार जो है ये आय और व्यय से संबंधित जो एक एग्जांपल हमने देखा इसमें। अब हम बजट के घटक को थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। देखिए, बजट के दो घटक हैं, एक तो राजस्व और पूंजी बजट। यानी पहले भी हमने बात की कि बजट जो है वो इस तरह से राजस्व बजट और पूंजी बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब राजस्व बजट में क्या आता है और पूंजी बजट में क्या आता है, पहले हम बात करते हैं राजस्व बजट की। बोर्ड का आकार छोटा है तो पूंजी बजट को हम अगले पॉइंट में जो है कवर करते हैं। देखिए, राजस्व बजट जैसा भी होगा तो उसमें या तो राजस्व प्राप्तियां या आय का ब्यौरा होगा और साथ ही उसमें राजस्व व्यय यानी जो एक तरह से पैसा खर्च किया जाएगा उसका भी ब्यौरा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने पहले भी बात की कि ये वो आय और व्यय है जिनका एक तरह से आगे कोई फ्यूचर से संबंध नहीं है, या आप कहें कि इनका जो इस प्रकार से किसी संपत्ति के बेचने या खरीदने से संबंध नहीं है। देखिए, सरकार को राजस्व आय या एक तरह से राजस्व प्राप्तियां कैसे प्राप्त हो सकती हैं, या तो सरकार जो वो कर लगा करके राजस्व प्राप्त करे, जैसे हम कर राजस्व कहते हैं, या गैर कर तरीके से, यानी एक ऐसे तरीके जिसमें कर के बिना जो है सरकार को आय हो रही है।
तो कर जो है वो सरकार दो प्रकार के लगाती है, एक लगाती है प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष कर, यानी सीधा व्यक्ति पर लगाया जाए और वही भुगतान करे, जिस व्यक्ति पर लगाया जाए वही भुगतान करे, तो ऐसा कर प्रत्यक्ष कर है। और जिस पर लगाया जाए भुगतान वो ना करके किसी अन्य के द्वारा किए जाए, तो इस प्रकार के कर को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। हर करों को हम अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें करारोपण के सिद्धांत वगैरह के बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो खैर, तो राजस्व प्राप्तियों में एक तो सरकार को कर से जो आय होती है उसे हम कर राजस्व कहते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष करों में आयकर है, निगम कर है, कंपनियों वगैरह पर लगने वाले कर, या इसी तरह से गिफ्ट टैक्स, उपहार कर है, या फिर संपत्ति पर वेल्थ टैक्स वगैरह लगता है, तो इससे भी सरकार को कुछ आमदनी होती है टैक्स लगा करके। कुछ ऐसी आमदनी है, सॉरी ये प्रत्यक्ष कर लगा करके। अप्रत्यक्ष करों से भी सरकार को आमदनी होगी, जैसे जीएसटी वगैरह है, या वस्तुओं और सेवाओं पर जितने भी कर लग रहे हैं वो सब क्या है, जीएसटी है, सॉरी वो अप्रत्यक्ष कर है, और इनसे भी सरकार को आय होती है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की जो आय है वो कर राजस्व में जाएगी। अब देखिए, सरकार के पास में कुछ ऐसे साधन भी है कि जिसमें बिना कर लगाए ही इस प्रकार से जो है सरकार को आमदनी होती है, तो ये इन सबको हम गैर कर राजस्व, ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है, गैर कर राजस्व कहा जाता है, गैर कर राजस्व। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती है, तो एक तो पीएसयू के लाभ, सरकारी उद्यम जो जितने भी हैं, लोक उपक्रम जिसे हम कहते हैं, जैसे सेल, भेल, गेल वगैरह जितनी भी बड़ी कंपनियां सरकार की है, उनसे जो भी आमदनी होगी, मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या किसी अन्य देश में उसने कोई प्लांट लगाया और उससे कुछ आमदनी हो रही है, तो वो भी सब सरकार का जो इस प्रकार से लाभ है, सरकार का एक तरह से राजस्व प्राप्ति है। लेकिन चूंकि इसमें कोई कर नहीं लग रहा है, इसलिए ये गैर कर है। इसी तरह से शुल्क व जुर्माना, अनुदान, हेलमेट, चालान, या इस तरह से जो भी जो अदालतें वगैरह जुर्माना वगैरह लगाती हैं, या कितने भी तरह के जो फाइन शुल्क वगैरह सरकारें लगाती हैं, या कहीं से इस प्रकार से किसी बाहरी देश या अन्य किसी के द्वारा सरकार को कोई अनुदान दे दिया गया हो, तो वो सारा पैसा जो है वो इस प्रकार से सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्ति है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि सरकार ने किसी देश को जो है इस प्रकार से कोई उधार दे रखा है, और उससे टाइम टू टाइम जो है इस प्रकार से ब्याज वहां से प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा जो एक तरह से लाभ है, या ऐसा जो एक तरह से राजस्व प्राप्ति है, वो भी गैर कर में आएगी। इसके अलावा मान लीजिए सरकारी सेवाओं या सामाजिक सेवाओं से जो भी लाभ मिलता हो, थोड़ा बहुत सरकार उससे शुल्क लेती हो, तो ये सब भी किसमें आएगा, गैर कर राजस्व। यानी ये वो भाग है जो सरकार की आमदनी के स्रोत हैं। अब आमदनी ऐसी है जिसमें इस प्रकार से कोई संपत्ति का लेन देन नहीं जुड़ा है, ठीक है। अब कुछ ऐसा एक तरह से आमदनी के साथ में कुछ व्यय भी होगा, जिसे हम राजस्व व्यय कहेंगे। अब राजस्व व्यय का मतलब है इसमें भी संपत्ति का कोई लेन देन नहीं जुड़ा है, इसमें जो भी एक प्रकार से व्यय होगा उसका भविष्य में कोई जो है इस प्रकार से प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, राजस्व व्यय को दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है योजनागत व्यय और दूसरा है गैर योजनागत व्यय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर सरकार केंद्र राज्य या जो संघ शासित प्रदेशों की जो योजनाएं चलती है उनमें राशि देती है, तो ऐसा व्यय जो है वो योजनागत व्यय कहलाता है। जैसे बहुत सारी स्कीम चलती है, मान लीजिए कि मनरेगा से लेकर के इस प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य प्रकार की जितने भी सरकारी जो योजनाएं चलती हैं महिलाओं, बच्चों या निःशक्त जनों के लिए, या अन्य प्रकार की कोई भी, अगर मान लीजिए कि अन्य प्रकार की कोई भी अगर योजना चल रही है, तो इन सब में जो व्यय दिया जाएगा, इन सब में जो राशि दी जाएगी वो योजनागत व्यय कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी सरकार ऐसा व्यय करती है जो किसी योजना के अंतर्गत नहीं होता, जिसमें एक तरह से ब्याज अदायगी, मान लीजिए सरकार ने आईएमएफ या किसी अन्य जो है संस्थान से या किसी अन्य देश से कोई ऋण ले रखा है, तो उसका समय पर जो या हर वर्ष जो भुगतान किया जाएगा ब्याज का, वो ब्याज अदायगी, वो भी इस प्रकार से गैर योजना व्यय में आएगा। इसके अलावा सरकार जो सब्सिडी देती है, ठीक है, सरकार जो सहायता देती है निःशक्त जनों को या इस प्रकार से अन्य जो भी चीजें हैं उन सबको जो सब्सिडी दी जाएगी वो भी किसमें आएगी, गैर योजनागत व्यय में आएगी। इसके अलावा जैसे सरकार कर्मचारियों को वेतन देती है, सेना को या अन्य जितने भी सरकारी महकमे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जो वेतन मिलता है वो भी गैर योजनागत व्यय में आता है। इसके अलावा जो सरकार जो पेंशन देती है या बेरोजगारी भत्ते देती है या अन्य प्रकार की जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो इस प्रकार से पैसे खर्च करती है, वो सब गैर योजनागत व्यय है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सुरक्षा है, रक्षा व्यय जो है भारत का, वो भी इस प्रकार से गैर योजनागत व्यय है। यानी
सैनिक सामान के रख रखाव के लिए जो भी पैसा दिया जा रहा है वो सब क्या है, इस प्रकार से गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये जो है वो राजस्व बजट का जो भाग है उसे हम प्राप्ति और व्यय दो भागों में बांट सकते हैं। अब देखते हैं कि पूंजी बजट में क्या चीजें होती है। अब हम बजट के दूसरे घटक पूंजी बजट पे बात करते हैं। देखिए इसमें भी वही आय और व्यय दो भाग होंगे। जैसे एक होगा पूंजीगत प्राप्तियां और दूसरा होगा पूंजीगत व्यय। देखिए ये वैसा या ये बजट का वो भाग होगा जिसमें संपत्ति का लेन देन या इस प्रकार से भविष्य की जो भी प्रभाव जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे। जैसे इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पूंजीगत प्राप्तियां और दूसरा है पूंजीगत व्यय। जैसा सेम हमने राजस्व बजट को बांटा था। पूंजीगत प्राप्तियों का क्या मतलब है, यानी पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है, या तो देखिए उधार लेकर के आए, लायबिलिटी बढ़ जाए, उधार यानी देयता बढ़ जाए, यानी मान लीजिए कि किसी अन्य जो है तरीके से सरकार को ऋण मिल गया हो, ठीक है, यानी देयता सर्जित, देयता का मतलब होता है देनदारी या लायबिलिटी। तो देयता सर्जित करने वाली प्राप्तियां और उधारी या ऋण जो है वो इसमें आएंगे, ठीक है। और सरकार जो है वो दो तरीके से ऋण ले सकती है, या तो देश के अंदर जिसे हम आंतरिक ऋण कहते हैं, जैसे आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक से या अन्य बैंकों से या फिर जनता से, ठीक है। इसी तरह से देश के बाहर जिसे हम बाह्य ऋण कहते हैं, किसी विदेशी सरकार से कोई ऋण लिया हो, या फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या जो एशियन डेवलपमेंट बैंक या अन्य प्रकार की जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं उनसे अगर ऋण लिया जाए, तो इस प्रकार से ऋण अगर लेती है सरकार तो उसकी देयता बढ़ जाएगी, यानी उसे भविष्य में उनको जो है वो पैसा वापस करना पड़ेगा और साथ ही समय पर उन्हें या समय समय पर जो है ब्याज भी चुकाते रहना पड़ेगा। तो एक तो तरीका यह है कि आप उधार लेकर के पैसा ले आए, वो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। दूसरा है कि आप उधार ना ले लेकिन आपके पास में जो संपत्ति पड़ी थी आप उसे बेच दें, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अगर एसेट या संपत्ति में कमी ला करके जो भी आय होगी वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। जैसे सेल्स ऑफ एसेट्स, मान लीजिए सरकारी जमीन पड़ी हुई है और सरकार ने उसको जो है वो बेच दिया, तो सरकार की जमीन बेचने के बाद में सरकार को जो आय हुई वो इस प्रकार से पूंजीगत प्राप्ति में आएगी, ठीक है। इससे आय तो हुई लेकिन जमीन का नुकसान भी हुआ है। दूसरा विनिवेश, यानी सरकार के जितने भी जो कंपनीज हैं, सरकार के जितने भी लोग जो उद्यम है, पीएसयूज है, उसमें सरकार अपना हिस्सा जो है वो थोड़ा थोड़ा बेच दे। इस प्रक्रिया को कहते हैं विनिवेश, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। और इस विनिवेश के द्वारा भी जिसको भी या निजी क्षेत्र को जब सरकार ये हिस्सा बेचती है तो उससे कुछ आमदनी होती है। जैसे कोल इंडिया के कुछ शेयर जो है वो सरकार अगर निजी हाथों में बेच दे तो उससे जो भी आय होगी, ठीक है, वो पूंजीगत प्राप्ति होगी। और ये एक तरह से अपना हिस्सा सरकार के द्वारा अपना जो शेयर बेचने की प्रक्रिया जो है वो विनिवेश कहलाएगी। इसी तरह से मान लीजिए कि सरकार ने किसी देश को ऋण दे रखा था और वहां से वो ऋण वापस ले लिया। अब ऋण वापस लेने से क्या है कि अब उनके जो इन फ्यूचर जो ब्याज उस पर जो मिल रहा था साल दर साल वो अब नहीं मिलेगा। वहां से जो है वो ब्याज ऋण जो है जब पूरा आ चुका है तो वहां से ब्याज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की प्राप्ति भी क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। एक अन्य जो इसी का जो दूसरा भाग है पूंजीगत व्यय। देखिए व्यय का मतलब क्या है कि आप जो है उधारी चुका दें तो भी पैसा जाएगा और इससे क्या है कि लायबिलिटी कम हो जाएगी, आपकी जो देयता है वो कम हो जाएगी। तो देयता में कमी लाने वाले व्यय जैसे ऋणों की अदायगी, जैसे मान लीजिए हमने किसी सरकार से जो है इस प्रकार से कोई ऋण ले रखा था विदेशी सरकार से और उसको वो ऋण वापस दे दिया, तो अब क्या है कि हमें साल दर साल जो ब्याज भरना पड़ रहा था वो नहीं भरना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी जो देयता है वो कम हो गई। या इस प्रकार से मान लीजिए कि अगर सरकार कोई पूंजी या संपत्ति निर्माण करती है तो भी इस प्रकार से उसमें जो व्यय होगा वो पूंजीगत व्यय आएगा। जैसे संपत्ति या पूंजी निर्माण पर व्यय जो है, जैसे मान लीजिए सरकार कहीं कोई संपत्ति खरीद लेती है तो संपत्ति खरीदने से पैसा जो है इस तरह से व्यय होगा, पैसा खर्च होगा। तो इस प्रकार का जो एक तरह से व्यय है वो कैसा आएगा, पूंजीगत व्यय, क्योंकि वो संपत्ति आगे फ्यूचर में काम आएगी। इसी तरह से आधारभूत ढांचे पर व्यय, जैसे मान लीजिए सरकार जो है वो पुल, सड़कें या इस तरह से रेलवे लाइंस वगैरह जो भी खर्च करती है या इन पर जो भी सब खर्च करती है वो भी क्या है, पूंजीगत व्यय। इसी तरह से मान लीजिए कि किसी को ऋण दे दिया, अब किसी को ऋण दिया किसी दूसरे देश को, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश वगैरह को, तो एक बार तो पैसा अपने से चला गया लेकिन समय के साथ में उस पैसे पर क्या मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा और एक समय के बाद में वो पैसा वापस भी आ जाएगा। तो ये जो व्यय है वो क्या है, पूंजीगत व्यय। तो इस प्रकार से जो बजट है उसके दो भाग होते हैं, एक है राजस्व, ठीक है, और दूसरा है पूंजी बजट। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि बजट के जो घाटे हैं वो कितने प्रकार के हैं और बजट के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं।
थैंक यू।